हेलो फ्रेंड्स, मैं आयुष। और जैसा कि कल हम शुरुआत किए थे इलेक्ट्रिसिटी एक नया चैप्टर, तो उसमें जो इम्पोर्टेंट टॉपिक में डिस्कस किया ओम्स लॉ, कुछ उसमें न्यूमेरिकल भी बताया। और न्यूमेरिकल बताने के दरमियान आपको एक न्यूमेरिकल में होमवर्क के तौर पे दिया था कि आप खुद से कीजिएगा, और अगर आप किए होंगे तो आप आंसर मिला लीजिएगा। मैं वो बताता हूँ। देखिए, किसी विद्युत हीटर की कुंडली का प्रतिरोध 100 ओम है। इसका मतलब रेजिस्टेंस दिया हुआ है 100। हीटर की 220 वोल्ट स्रोत से कितनी धारा, मतलब आई निकालना है। V दिया हुआ है कितना 220, और आपका I पता करना है। तो आप ओम्स लॉ से पढ़े थे V = IR, और आपको I निकालना है। सो V/R, I = हो जाएगा V कितना 220 डिवाइडेड बाई क्या 100। इसका मतलब आंसर क्या आएगा 2.2। क्या निकाल रहे हो तो एम्पियर में आएगा, क्योंकि करंट है। क्लियर? तो आई होप सबका सही होगा अगर आप लोग बनाए होंगे तो। अगली बात देखिए, नेक्स्ट न्यूमेरिकल मैं सोल्व कराता हूँ। जब कोई विद्युत हीटर विद्युत स्रोत से 4 एम्पियर विद्युत धारा लेता है, इसका मतलब क्या दिया हुआ है, ये आई आपके सामने 4 दिया हुआ है, तब उसके टर्मिनल के मध्य विभवांतर 60 वोल्ट है। इसका मतलब V = कितना है 60 वोल्ट है। ठीक है, उस समय विद्युत हीटर कितनी विद्युत धारा लेगा। अच्छा, ये कंडीशन 1 है, और दूसरा कंडीशन बोल रहा है उस समय विद्युत हीटर कितनी विद्युत धारा लेगा जब विभवांतर 120 वोल्ट हो जाए। ठीक है, तो मेरे भाई क्या निकालना क्या है, विद्युत धारा। इसका मतलब यहाँ I निकालना है, और V दिया हुआ है। इसका मतलब आपको R की जरूरत होगी, R यहाँ से मिलेगा आपको। देखिए, फिर अप्लाई कीजिए V = IR, और आपको R निकालना है तो क्या करोगे V/I। सो R = क्या लिख सकते हो V/I। V कितना दिया हुआ है 60/4, कितना होगा 15 वोल्ट। इसी 15 वोल्ट को सॉरी R जो भी आएगा आपका ओम में आएगा, तो 15, तो R मैंने यहाँ 15 पुट कर दिया। अब आपको क्या निकालना I, फिर अप्लाई कर दीजिए V = IR। I निकालने के लिए आप क्या कर सकते हो V/R कर सकते हो। V कितना है 120 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, डिवाइडेड बाई R भी आपने निकाला 15, कितना आ जाएगा 8, और I है तो ये एम्पियर में आएगा। ठीक है, तो ये आपका आंसर होगा। आसान होता है न्यूमेरिकल, मैं बार बार कहता हूँ, आप लोग न्यूमेरिकल से कभी भागिए मत। ठीक है, अब आप समझिए अगला, प्रतिरोधों का निकाय का प्रतिरोध। इसका मतलब रेजिस्टेंस ऑफ अ सिस्टम ऑफ रेजिस्टर्स। इसमें एक्चुअली आपको दो तरह से पढ़ना है। क्या क्या है, पहला बोलता है श्रेणी क्रम में, और दूसरा बोलता है पार्श्व क्रम में। श्रेणी को ही आप बोल सकते हो सीरीज में, और दूसरे को बोल सकते हो पैरेलल में। ठीक है, तो रजिस्टर इन सीरीज, रजिस्टर इन पैरेलल। एक्चुअली यहाँ पे एनसीईआरटी में प्रूफ भी दिया हुआ है, लेकिन वो आप लोगों को जानना नहीं है। ठीक है, तो मैं सिंपल बताऊंगा आपको। देखिए, सीरीज कहने का मतलब क्या होता है, एक रजिस्टर इस तरह से है तो दूसरा अगर इसी में इसी तरीके से जोड़ा जाए, तीसरा इसी तरीके से जोड़ा जाए, वही कहलाएगा आपका सीरीज। तो इस तरह से मैंने R1 ले लिया, R2 ले लिया, R3 ले लिया, और ये एक्चुअली V क्या है, वोल्टेज है। कल मैं आपको बता रहा था क्या होता है, प्लग। ठीक है, जो ऑन ऑफ का आपका बटन होता है। तो इस वोल्टेज से ये सारे कनेक्टेड हैं। अगर आपको इन तीनों का रेजिस्टेंस का इक्विवेलेंट निकालना हो तो R इक्विवेलेंट कैसे निकालेंगे, R1 + R2 + R3 सिंपल जोड़ देंगे। ठीक है, आपको फिर से बता दूं, कल मैं बताया भी था कि पॉजिटिव टर्मिनल से क्या होता है, करंट निकलना शुरू होता है। तो इस तरह से देखिए जा रहा है, धारा इस तरह से बहेगा। ठीक है, लेकिन इलेक्ट्रॉन की अगर कोई पूछे कि इलेक्ट्रॉन किधर बहेगी, तो इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन इधर होगा, और करंट का डायरेक्शन इस साइड होगा। ठीक है, इसको C बना लीजिए। करंट इधर जाएगा और इलेक्ट्रॉन इधर फ्लो होगा। फिलहाल आपको R इक्विवेलेंट चाहिए, सीरीज में चाहिए, तो सीरीज में हमेशा क्या करेंगे, R1 R2 R3 कर देंगे। लेकिन अगर ये चीज़ आपसे कोई पैरेलल में पूछ ले तो क्या करेंगे। देखिए, पैरेलल के लिए इस तरह का आपका एक डायग्राम बनेगा, फिगर बनेगा। अब आप समझिए, इसी तरह से यहाँ प्लस टर्मिनल से जाएगा धारा, मतलब I करंट। ठीक है, तो करंट जब इसमें फ्लो होगा तो इस तरह से क्या होगा, यहाँ पे जब करंट आएगा तो यहाँ पे तो I है, किंतु इन तीनों में जाएगा। इसका मतलब क्या होगा दोस्त, I/3 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 बट जाएगा। लेकिन यहाँ पे वापस आके क्या देखने को मिलेगा, I मिलेगा। ठीक, फिर आप देखेंगे इस तरह से फ्लो करता हुआ सीरीज को पूरा करता है। इसी तरह से यहाँ भी क्या होगा, प्लग होगा, V क्या होगा, वोल्ट होगा, और उसके बाद A क्या होगा, आपको कल बताया था, A क्या होगा, यहाँ पे एमीटर होगा। ठीक है, एमीटर क्या काम के लिए होता है, आपको बताया था, विद्युत धारा को मापने के लिए, और वोल्ट मीटर किसको, वोल्टेज को मापने के लिए। तो दोनों बात आप याद रखेंगे।
ठीक। अब इसका इक्विवेलेंट अगर निकालना हो R इक्विवेलेंट तो क्या होता है, 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/R1 1/R2 1/R3 होता है। ठीक है, तो जब भी जैसे मैं आपको एक एग्जांपल के लिए कहता हूँ क्वेश्चन किस टाइप के हिसाब से पूछा जा सकता है। मान लीजिए कोई कहेगा कि 2 ओम 2 ओम 3 ओम और 4 ओम का कोई रेजिस्टेंस है, ये 3 है, प्रतिरोध दिया हुआ है। आपको अगर ये बोलेगा कि सीरीज में बताइए तो आप सीधा क्या करेंगे, सबको ऐड कर देंगे, तो 4 और 3 7 और 2 आप बता दोगे कि 9 ओम होगा। लेकिन अगर आपसे इस तरह से पूछे पैरेलल में इसी को अरेंज करना रहे तो आप क्या करेंगे, 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/4 करेंगे। एलसीएम लोगे 12 आएगा, 6 4 3 कितना हो जाएगा, 6 4 10 3 13 बटे 12, ये 1/R का वैल्यू है, तो R निकालोगे क्या हो जाएगा 12/13 ओम। ठीक है, तो इस तरह से आप निकाल सकते हो, कोई बड़ी चीज नहीं है अगर क्वेश्चन आएगा तो। अगली बात देखिए, अगली चीज क्या है, विद्युत धारा का तापीय प्रभाव। तापीय प्रभाव इसको निकालने के लिए एक्चुअली विद्युत धारा का पावर होता है, एक समझिए इसको बोलते हैं विद्युत शक्ति। क्या बोलेंगे आप, इसको बोलेंगे विद्युत, हालांकि ये चीज़ अभी पढ़ाऊंगा मैं आपको, तो थोड़ा सा पेशेंस कीजिएगा, समझ में आ जाएगा। विद्युत शक्ति, विद्युत शक्ति क्या होता है, V × I, जहाँ V क्या है विभवांतर होगा और I क्या होगा, विद्युत धारा होगा। तो इस सीधा सीधा आप कह सकते हो विभवांतर और विद्युत धारा के गुणनफल को विद्युत शक्ति कहते हैं। इसका मात्रा क्या होगा, वाट होगा। ये थोड़ी देर अभी रुकिए पढ़ाऊंगा मैं। तो दोस्त अगर आपको पता होगा कि V × I हो सकता है, तो क्या मैं कल आपको एक बात बताया था कि I = Q/T लिखोगे। Q क्या था, आवेश था, T क्या है, समय है, I क्या है, धारा है। तो इसका मतलब I = अगर ये मैं अप्लाई करूं तो इस I के जगह इस वैल्यू को अगर पुट करूं तो P = क्या हो जाएगा, V × Q/T हो जाएगा। ठीक है, तो इस पर एक्चुअली कई बार क्वेश्चन आता है, इस वजह से मैं आपको बता दे रहा हूँ, ज़्यादा यूज नहीं है। अगली बात, विद्युत धारा I द्वारा T समय तक उत्पन्न ऊष्मा की मात्रा H है। फिर से इसको समझिए, ये न्यूमेरिकल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक, क्या बोल रहा है, विद्युत धारा क्या है, I है, और T समय तक के लिए उसमें से फ्लो हो रहा है हीट, तो कितना ऊष्मा निकलेगा, ऊष्मा की मात्रा, ऊष्मा मतलब हीट, इसीलिए इसको H से लिखा हुआ है। अब आप समझिए हीट = क्या है, VIT। तो V क्या है यहाँ पे, विभवांतर, वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस, I क्या हो जाएगा, विद्युत धारा इलेक्ट्रिक करंट, T क्या हो जाएगा, टाइम या समय। अब मैं इसी फार्मूला से ये दो चीज़ जनरेट किया हूँ। आपको लगेगा ये कैसे आया, आपको याद नहीं करना मेरे भाई, मैं आपको समझा दूंगा कैसे आया। H हीट = V × I × T है। अब आपको पता होगा कि V = IR, कल ओम्स लॉ से पढ़े थे, इसलिए मैं कहा था ओम्स लॉ का बहुत ज़्यादा मैं यूज लूँगा। दोस्त V को अगर IR लिख दूं तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, तो V के जगह मैं IR लिख दिया, I × T। इसी को आप क्या लिखा हुए, I × I मतलब I² और R है और T है, I² RT। देखिए समझ पा रहे हो। दूसरी बात आप क्या कर सकते हो, इसी को जब H = V × I × T लिखा हुआ है तो दोस्त V को V रहने दीजिए, I को क्या कर सकते हो, V = IR आप पढ़ते हैं ना, तो I = क्या कहोगे, V/R कह सकते हो। इसका मतलब यहाँ V और R I के बदले लिख दिया ये चीज़ × T। अब देखिए V 2 बार है, इसका मतलब V² R × T। ये नया चीज़ है क्या, या वही है, और ये वाला यही है, समझ पा रहे हैं ना। तो इस तरह से आप हमेशा सोल्व कर सकते हैं, ये बिल्कुल आसान चीज़ होता है, इसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मेरे को स्पेस चाहिए तो मैं ये हटा सकता हूँ अभी। अब आप इसको समझिए, किसी 4 ओम मतलब 4 ओम प्रतिरोध से प्रति सेकंड 100 जूल ऊष्मा उत्पन्न हो रही है। ठीक है, कितना बोल रहा है, 100 जूल ऊष्मा। इसका मतलब आपके सामने क्या दिया हुआ है, H दिया हुआ है, कितना भाई, 100 जूल दिया हुआ है। फिर बोल रहा है कि 4 ओम मतलब रेजिस्टेंस आपके सामने दिया हुआ है 4 ओम। उसके बाद प्रति सेकंड, इसका मतलब टाइम कितना लोगे, प्रति सेकंड मतलब 1 सेकंड, तो 1 सेकंड आप टाइम ले सकते हैं। क्या निकालना है, सिरों के मध्य विभवांतर, इसका मतलब आपके सामने V की वैल्यू निकालने हैं। तो अभी आप क्या पढ़े हो दोस्त, H = V × I × T पढ़े हो, लेकिन आपको R भी दिया हुआ है। जैसे यहाँ पे देखेंगे V निकालना है, I आपके सामने नहीं है, तो इसी को मैं तोड़ देता हूँ। कैसे तोड़ूंगा, V × I के जगह क्या लिख सकता हूँ, V/R लिख सकता हूँ ना, × T हो जाएगा। इसका मतलब V² R × T, यही तो अभी समझाया था आपको।
तो देखिए h इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, वी स्क्वायर आर बाई टी आ जाएगा ना, इसको आप इसके साथ कर दीजिए तो v इज इक्वल टू क्या होगा, जो भी वैल्यू दिया हुआ मैं पुट करता हूँ आपके सामने। h कितना है दोस्त 100 इज इक्वल टू v कितना है नहीं पता, निकालना है स्क्वायर, r कितना है 4 दिया हुआ है इनटू कुछ नहीं, नीचे तो है नहीं, अब t कितना है 1 है, तो इसका तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, इसको आप यहाँ भेज दीजिए तो क्या हो जाएगा 400 इज इक्वल टू वी स्क्वायर। सो वी स्क्वायर इज इक्वल टू लिख सकता हूँ 400 और v इज इक्वल टू क्या लिखूंगा अंडर रूट 400, इसका वैल्यू कितना आएगा दोस्त 20, और चूंकि ये v पूछ रहा है तो इसका मतलब ये क्या होगा वोल्टेज होगा 20 वोल्ट। ठीक है, आसान होता है न्यूमेरिकल, फिर भी कह रहा हूँ बस एक बार आप प्रैक्टिस करें, आराम से लिखें, फिर देखते जाएं। अगली बात बोल रहा है विद्युत धारा के तापीय प्रभाव, 3 चीज और अति 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 इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कोई ऐसा एग्जाम नहीं दोस्त जो इन 3 चीजों से क्वेश्चन नहीं पूछा। मैंने जानबूझ के इसे तीनों को एक जगह लिखने की कोशिश किया ताकि आपको कंपैरिजन करके मैं समझा सकूं। तो पहली बात किस चीज का, इलेक्ट्रिक बल्ब अर्थात विद्युत बल्ब। अब देखिए विद्युत बल्ब या इलेक्ट्रिक बल्ब इस तरह का होता है, मैं आपको महसूस कराऊं तो एक देखेंगे, एक पॉजिटिव टर्मिनल होता है, दूसरा नेगेटिव टर्मिनल होता है, दोनों अगर सर्किट में लगाएंगे तो ये क्या होगा, सर्किट कंप्लीट होते ही ये बल्ब जल जाएगा। आप समझिए जो बल्ब के अंदर बहुत बारीक सा वायर होता है वो किस चीज का बना होता है, बहुत बार पूछा है, किसका होता है, टंगस्टन का वायर बनाते हैं। क्यों टंगस्टन हम लेंगे, कुछ तो राज की बात होगा ना टंगस्टन लेने के पीछे। अगर बल्ब लिया और अगर वो बहुत जल्दी उसका वायर मेल्ट हो जाए तो बल्ब कोई काम का है क्या, नहीं। इसका मतलब ऐसा वायर होना चाहिए जो मेल्ट ना हो, क्योंकि आपको पता होगा बहुत ज्यादा वो गर्म हो जाता है, इतना गर्म हो जाता है कि अगर आप हाथ ले जाएंगे आसपास, जो पीला वाला बल्ब होता था, हालांकि अब तो एलईडी बल्ब आ रही है, तो आप देखेंगे इसका मतलब इसका मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होना चाहिए, और है मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा, कितना है, अगर एग्जाम में आए तो आप डायरेक्ट इसका आंसर कर सकते हैं 3380 डिग्री सेल्सियस। क्लियर। अगली बात, इस बल्ब में गैस भी भरा हुआ रहता है, उस गैस को क्या बोलेंगे आप, अक्री नाइट्रोजन। ठीक है, क्या बोल रहा हूं मैं, नाइट्रोजन, या इसको बोलते हैं आर्गन। ठीक है, आर्गन का सिंबल AR होता है, तो आर्गन गैस और नाइट्रोजन गैस भरा हुआ रहता है बल्ब में। किस चीज का बना होता है, टंगस्टन का बना हुआ होता है। कितना होता है उसका मेल्टिंग पॉइंट, 3380 होता है। ये 4 बात आपको बखूबी याद रहना चाहिए। अगली बात देखिए, फ्यूज वायर। फ्यूज वायर में आप देखते होंगे इस तरह का वायर होता है, एक पतला सा, बीच में क्या होता है, चलिए अगर मान लीजिए एक पॉजिटिव टर्मिनल है और इस तरह से इधर वाला नेगेटिव टर्मिनल है, तो जनरली क्या करता है, फ्यूज सर्किट को कंप्लीट करता है। लेकिन कई बार होता है जब शॉर्ट सर्किट हो जाए या बहुत ज़्यादा वोल्टेज आ जाए, तो ऐसे में क्या होता है, ये सर्किट जो देख रहे होंगे आप, ये ऐसे टूट जाएगा। अगर सर्किट टूट जाएगा तो क्या होगा, इलेक्ट्रिक सप्लाई नहीं होएगा। इससे क्या होगा, आपके घरों में इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट सुरक्षित रहता है, वो खराब नहीं होता, बल्कि फ्यूज खराब हो जाता है, और आप इसका क्या करेंगे, एक छोटा सा वायर चेंज कर लेते हैं। ठीक है, लेकिन अब क्या देखते होंगे, ये फ्यूज वायर के बजाय अब MCB आता है। ठीक है, और उसका वो अपने आप MCB गिर जाता है, फिर आप जाके उसको उठा लेते हो। फिर भी इससे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आता है, यूज नहीं हो रहा है, तो क्या हुआ। तो देखिए सबसे पहले इसको बोलता है किस सीरीज में लगाना चाहिए, हमेशा श्रेणी में लगाना चाहिए। श्रेणी मतलब सीरीज में लगाना चाहिए, पैरेलल कभी नहीं लगाते। ठीक है, सीरीज में लगाते हैं। देखेंगे जनरली घरों में भी देखिएगा तो पूछता है कई बार क्वेश्चन की कैसा लगा हुआ था, सीरीज में या पैरेलल में। ठीक है, तो देखेंगे हमेशा सीरीज में ही होता है, घरों का वायरिंग भी सीरीज में किया जाता है, वरना पैरेलल में होने से क्या होगा, अगर एक बटन आप स्विच ऑफ करोगे तो सारे घर का लाइट स्विच ऑफ हो जाएगा। हर किसी में हो सकता है आपको बाथरूम का लाइट का ज़रूरत हो, या रूम का ज़रूरत हो, या किचन का ज़रूरत हो, या फिर बाहर की लाइट का ज़रूरत हो। इसका मतलब हमेशा क्या होगा, पैरेलल में नहीं होके सीरीज में होगा। और फ्यूज वायर भी ऐसे लगा हुआ होता है, सीरीज में लगा होता है। अब किसका बना होता है, देखिए लेड का होता है जिसका सिंबल PB है, और टीन का होता है जिसका सिंबल SN है। क्या बोला मैं, लेड प्लस टीन। ठीक है, अगली बात, इसका मेल्टिंग पॉइंट कम होता है। दोस्त अगर बहुत ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट होगा तो ये मेल्ट ही नहीं होगा, तो टूटेगा कैसे, इस वजह से मेल्टिंग पॉइंट कम होगा। रेजिस्टेंस ज़्यादा क्यों होता है, अगर रेजिस्टेंस ज़्यादा नहीं होगा तो वो फिर गर्म कैसे होगा, और जब तक गर्म नहीं होगा तो वो टूटेगा कैसे। तो आप देखिए लॉजिक के साथ इसको याद रखिएगा, अगर आप याद रटने पे तुल जाएंगे तब तो भाई गलत हो जाएगा। लॉजिक के साथ इसको समझ लीजिए एक बार, हमेशा के लिए आपके दिमाग में ये रह जाएगा। विद्युत हीटर आप देखते होंगे छोटा सा इस तरह से रहता है, कई लोग उस पर खाना भी बना लेते हैं। तो विद्युत हीटर में क्या यूज क्या होता है, इस तरह से देखिए मैंने 2 कलर का वायर बनाने की कोशिश किया और ये वायर बनाने की कोशिश किया, बिल्कुल ऐसा ऐसा देखेंगे कॉइल बना हुआ रहता है।
तो ये वायर किस चीज़ का रहता है, सबसे पहले तो क्वेश्चन यही पूछ देता है कि वायर विद्युत हीटर का किसका बनता है, नाइक्रोम का बनता है। ठीक है, नाइक्रोम का बनने के लिए क्या क्या मटेरियल यूज होता है, निकेल का, क्रोमियम और आयरन, इस तरह से नाइक्रोम बनाया जाता है। तो कई बार किसका नाइक्रोम बताते हैं, किसका एलॉय है वो आप बता सकते हैं। साथ साथ पूछा जाएगा कि जो वायर होगा हीटर का वो किस चीज़ का होगा, तो आप बता देंगे नाइक्रोम का होगा। यहाँ पे आप देखेंगे कि इसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा। अगर रेजिस्टेंस अर्थात प्रतिरोध अगर ज़्यादा नहीं होएगा तो उसमें क्या होगा, वो हीट नहीं होगा। हीट होने के लिए रेजिस्टेंस ज़्यादा होना चाहिए। जितना ज़्यादा हीट उसको करंट अगर आ रहा है उसको रोकेगा तभी तो गर्म होगा ना। उसके बाद मेल्टिंग पॉइंट इसका क्या होगा, ज़्यादा होगा। अगर मेल्टिंग पॉइंट कम हो जाएगा तो वो मेल्ट हो जाएगा, आपका खराब हो जाएगा वो सर्किट पूरा। ठीक है, अगली बात देखिए, विद्युत शक्ति इलेक्ट्रिक पावर, जिसकी बात मैं अभी कर रहा था। तो इलेक्ट्रिक पावर के लिए P इज इक्वल टू क्या होता है, V इंटू आई। तो V क्या होता है और I क्या होता है, अभी बताया कि V हो जाएगा आपका विभवांतर अर्थात पोटेंशियल डिफरेंस, और I क्या हो जाएगा, विद्युत धारा। ठीक है, तो इसी को आप I बोलोगे दोस्त, इसी को आप V बोलोगे। अब देखिए P इज इक्वल टू V इंटू आई है। मैंने इससे दो फार्मूला डिराइव कर लिया, आपको फिर से समझाऊंगा, थोड़ा सा आप इस स्पेस पे मैं आपको बताता हूँ। P इज इक्वल टू क्या बोल रहा हूँ, V इंटू आई है। दोस्त फिर से ओम्स लॉ अगर आप पढ़े होंगे तो V इज इक्वल टू आई आर पढ़े होंगे ना भाई। तो V के जगह एक बार आई आर पुट कर दूं, यहाँ पे आई आर V के बदले, और यहाँ पे I है तो यहाँ I रहने दीजिए। इसका मतलब क्या हुआ, आई स्क्वायर आर भी कह सकता हूँ ना, P इज इक्वल टू, एक फार्मूला ये। दूसरी बात, इस बार मैं I को चेंज कर दूंगा, तो I इज इक्वल टू क्या बोलेंगे, V बाई आर बोलेंगे। इसका मतलब जब P इज इक्वल टू V इंटू आई है तो फिर V को एज इट इज रहने देता हूँ, I को चेंज करता हूँ, सो V अपॉन आर। इसका मतलब क्या हुआ, B स्क्वायर बाई आर। तो P का दूसरा फॉर्मूला P इज इक्वल टू क्या हो सकता है, B स्क्वायर बाई आर। कुछ और लिखा हूँ या वही है, देखिए आई स्क्वायर आर और B स्क्वायर बाई आर। क्लियर है, तो कैसे डिराइव होता है वो आप कर लीजिए, नहीं तो क्या होगा, बार बार अगर आप याद करने के पीछे तुल जाएंगे तो कभी भी ये गलत कंसेप्ट होगा, कभी भी आपके दिमाग में नहीं रहेगा। इसलिए चीजों को क्या करना है, आपको कोरिलेट करना है एक दूसरे से, राइट। अगली बात समझिए, विद्युत शक्ति का यूनिट क्या होता है, वाट होता है। कई बार किलोवाट भी देखेंगे, लेकिन यूनिट की बात करें, एसआई यूनिट की बात करें तो हमेशा वाट यूज करेंगे। किलोवाट और वाट में रिलेशन क्या है, 1 किलोवाट इज इक्वल टू 1000 अर्थात 1000 वाट होता है। ठीक, अब देखिए आप कई बार सुने होंगे 1 किलोवाट आवर। तो किलोवाट आवर का मतलब क्या हुआ कि 1 किलोवाट और 1 आवर, तो 1 किलोवाट और 1 आवर। 1 किलोवाट को अगर वाट में आप चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1000 वाट। और अगर इसको सेकंड में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 3600 सेकंड, 1 घंटा में होगा ना 60 मिनट, और फिर एक मिनट में 60 सेकंड, तो 60 गुना 60 3600। इसको ओवरऑल अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो 3.6 इंटू 10⁻6 जूल आएगा। क्लियर। अब देखिए दो न्यूमेरिकल है, उन दोनों को भी आप समझिए। कोई बल्ब 220 वाट का है, इसका मतलब वोल्टेज दिया हुआ है 220। यदि कोई बल्ब से इतना एम्पियर मतलब आई दिया हुआ है कितना, 0.50। उसके बाद विद्युत धारा प्रवाहित होती है, बल्ब की शक्ति। ओके, सो पावर इज इक्वल टू, अभी पढ़े आपने V इंटू आई। तो V कितना है मेरे दोस्त, 220। आई कितना आपके सामने, 0.50, राइट। अब क्या कर सकते हो, इसको हटा देंगे तो नीचे 2 0 दिखेगा आपको, 1 0 यहाँ, 1 0 यहाँ, 1 0 यहाँ, 1 0 यहाँ, समाप्त। तो गुना कर लीजिए, 22 25 110। इसका मतलब 110 क्या होगा, पावर है ना, तो वाट होगा। ठीक है, अगली बात जो अगली न्यूमेरिकल है वो सॉल्व करता हूं आपके सामने। 400 वाट का कोई रेफ्रिजरेटर 8 घंटे प्रतिदिन चलाया जाता है। सबसे पहले पावर दिया हुआ है 400 वाट, 8 घंटे चल रहा है, टाइम दिया हुआ है 8 आवर, पर डे चलाया जाता है। तो इतना के दर से इसे 30 दिन चलाने के लिए ऊर्जा का मूल्य, अच्छा सीधा सीधा आपको क्या निकालना चाहिए, किलोवाट आवर, क्योंकि किलोवाट आवर अगर आप निकाल लेंगे आपके लिए आसान हो जाएगा। तो किलोवाट आवर का मतलब वाट में देखिए सबसे पहले कितना दिया हुआ है, 400 वाट है। ये वाट है, हमें क्या इसमें लेना है, किलोवाट में लेना है। इसका मतलब आपको 1000 से डिवीजन करना पड़ेगा। इसके बाद 1 आवर, वह आवर कितना दिया हुआ आपको, 8 आवर दिया हुआ है, ठीक है, इनटू कितना यूज कर रहे हैं, 30 दिन कर रहे हैं। अगर एक दिन के लिए होता तो इतना ही होता, लेकिन 30 दिन यूज हो रहा है तो यहाँ पे आपको 30 से इंटू करना पड़ेगा। अब देखिए किस तरह से ये सोल्व होगा। सबसे पहले इसको सोल्व कीजिए, तो 1 1 1 1 1 1 कितना हुआ, 8 या 24 गुना 4 96। ठीक है, 96 आया। लेकिन आपको एक बात बताया हुआ है, 96 किस में आएगा, ये किलोवाट आवर आएगा। ठीक है, फिर बोल रहा है 3 रुपये प्रति किलोवाट की दर से इसे 30 दिन तक चलाया जा रहा है। इसका मतलब 1 किलोवाट आवर का प्राइस कितना है दोस्त,
₹3। तो यहाँ पे देखिए, चूंकि 1 किलोवाट आवर के लिए 3 रुपीज़ आपको देने होंगे, तो कितना किलोवाट आपने कंज्यूम करा, 96 किलोवाट आवर कंज्यूम करा है, तो इसके बदले आपको क्या करना होगा, 3 × 96 = क्या आएगा, 288 रुपीज़। इतना रुपया आपको पे करना होगा और यही आपका फाइनली आंसर होगा। ठीक है, तो इस तरह से इलेक्ट्रिसिटी समाप्त हुआ। एक चैप्टर और बचा हुआ है जिसमें थोड़ा मैग्नेटिक इफेक्ट वगैरह पढ़ना है, तो वो मैं आपको बताऊंगा। फिर से एक बार कहूँगा कि अगर आपको वीडियो सही लग रहा है तो दोस्तों को ज़रूर शेयर करें, ज़रूरतमंद लोगों तक ये से पहुँचने दें। ठीक है, धन्यवाद।